सर एक ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस विद इन इस्लाम जो है, इसकी शुरुआत ये मानी जाती है कि कुरान से शुरुआत हुई, फिर बगदाद में एक बहुत मेल्टिंग पॉट था ये इंटेलेक्चुअल्स का, जहाँ से अलग अलग तरीके की विधाएं निकली, एस्ट्रोनॉमी, साइंस और ये सारा। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और इंटेलेक्चुअलिटी को कैसे देखते हो आप इस्लाम में? इस्लाम में इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन काफ़ी डेवलप हुआ, इसमें कोई शक नहीं। वक्त लगा उसको, ये नहीं है कि इस्लाम के आते ही वो डेवलप हो। वो तो डार्क एज बोल रहे थे उसको। वो तो चलो वो बात तो होगी हमारी, हाँ। इस्लाम से पहले आने वाली जो हाँ। अरब समाज है उसको डार्क एज या जाहिलिया कहते हैं। अच्छा, जाहिलिया नाम निकल। जाहिलिया लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं। इस्लाम आने से कबल जो अरब समाज था उसके लिए वो जाहिलिया वर्ड यूज़ करते हैं। उसका उनका मकसद ये बताना है कि इस्लाम ने कैसे एक नई तहजीब दी और एक नया मज़हब दिया जो पहले वाले से अलग ही नहीं था, अच्छा भी था। तो जजमेंटल है, जैसे डार्क एज जजमेंटल है मेडिवल यूरोप के लिए, उसी तरह जाहिलिया जजमेंटल है इस्लाम के लिए। लेकिन अब उसे यूज़ नहीं किया जाता है, अब बहुत कम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ अब्बासिद पीरियड में, यानी 9th सेंचुरी में बगदाद में। और बगदाद एक तरह का इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया। बगदाद कैपिटल तो था ही इस्लामिक वर्ल्ड का, यानी कैलिफेट का। इंटेलेक्चुअल सेंटर भी बना, इसलिए कि तमाम जगहों से इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, ईरान, बगदाद इराक़ में है और वहाँ की ज़ुबान अरबी है, इन मुल्कों में फ़ारसी बोली जाती, लेकिन ये सब लोग वहाँ आए और अरबिक उन्होंने पहले ही से सीख रखी थी या सीखी और काम किया वहाँ। और काम करने के बाद तरह तरह की किताबें उन्होंने लिखी। इतनी किताबें लिखी, हमारे पास सारी नहीं, लेकिन बगदाद में एक बुक सेलर था इब्न नदीम, जिसने एक कैटलॉग बनाया था कि उसने कौन कौन सी किताब बेची है और कौन कौन सी खरीदी है और कौन कौन सी किताब पढ़ी है। वो कोई मामूली कैटलॉग नहीं है, वो एक ऐसा कैटलॉग है जिसमें किताब के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये इस किताब का सब्जेक्ट मैटर ये है, इसका ऑथर ये है, इस ऑथर की लाइफ ये है। तो वो एक तरह का डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग है, हमारे आज के तरह का वन लाइनर नहीं है। वो एक इतना इम्पोर्टेंट सोर्स है ये जानने के लिए कि उस ज़माने में क्या लिखा गया और क्या सर्कुलेट हुआ, यानी नॉलेज प्रोडक्शन और नॉलेज सर्कुलेशन को अगर आप जानना चाहें अरबिक लैंग्वेज में, तो उसके लिए वो बेहतरीन किताब है। और उसमें हर तरह की किताबें, उसमें रिलीजन पे किताबें हैं। रिलीजन बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, लोग उस ज़माने में भी रिलीजन पे लिखा करते थे, आज भी रिलीजन पे ढेरों किताबें आपको मिल जाएंगी हर तरह की, स्कॉलरली, नॉन स्कॉलरली। उस ज़माने में रिलीजन, फिलॉसफी, कम किताबें लेकिन मिल जाएंगी, और फिलॉसफी से जुड़ा हुआ लॉजिक, मंतिक, अच्छा, यानी लॉजिकल थिंकिंग, मेटाफिजिक्स और इलाहियात और साइंसेस से रिलेटेड। उस ज़माने में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। अच्छा, और उन दोनों के लिए अरबिक में एक ही वर्ड था, इल्मे नुजूम, यानी सितारों का ज्ञान। तो सितारों का ज्ञान एस्ट्रोनॉमी भी हो सकता है और एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर थी, इसलिए कि हर आदमी को, ख़ास करके जो बड़े लोग थे, जो पावर में थे, उनको ये जानने की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि क्या होने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को खूब पेट्रोनाइज करते थे, तो ढेरों किताबें लिखी गई। लेकिन इस पेट्रोनेज से एस्ट्रोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, इसलिए आप
एस्ट्रोलॉजी तभी जान सकते हैं जब आपको एस्ट्रोनॉमी मालूम, कौन सा सितारा किस बुर्ज में पहुंचा है, इसका इल्म आपको एस्ट्रोनॉमी से होगा। हाँ। उससे क्या होने वाला है ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो आपको दोनों का नॉलेज होना है। तो ये जो सारी साइंसेस जिन्हें हम कह सकते हैं, ये बहुत डेवलप हुई बगदाद में, और फिर बगदाद में ही नहीं और दूसरी जगहों पे भी, ईस्टर्न पार्ट में भी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड जैसे नेशापुर है यानी खुरासान। एक जो बहुत दिलचस्प चीज़ हुई जिसके लिए ये जाना जाता है, वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रीक इनटू अरबिक। यस। ये एक बड़ी चीज़ थी। ये समझिए पहला बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट था दुनिया में, जिसमें खलीफा ने, अब्बासी खलीफा ने ये इंतज़ाम किया कि एक जगह थी जहाँ लोग आकर के, स्कॉलर्स आकर के किताबें पढ़ सकते थे और उनको ट्रांसलेट कर सकते थे। उनके पास स्टाफ भी था जो लिख सकता था। उसमें ऐसे लोग थे जो कई ज़ुबानें जानते थे। अच्छा। ट्रांसलेशन तभी हो सकता है हाँ। जब आप एक से ज़्यादा ज़ुबानें जान। अरबी जानने वाले लोग थे, ग्रीक जानने वाले थे यानी यूनानी। ग्रीक ज़ुबान में इतना कुछ लिखा हुआ था, इसलिए कि ग्रीक लैंग्वेज बाइजेंटाइन एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अच्छा। और बाइजेंटाइन एम्पायर से इस्लामिक एम्पायर का इंटरेक्शन बहुत क्लोज था। लड़ाइयाँ भी लड़ी और इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स भी था। हाँ। उसकी सल्तनत, बाइजेंटाइन की सल्तनत का जो दारुस सल्तनत था, कैपिटल था, वो कॉन्स्टेंटाइनोपल था, जो इस वक्त इस्तांबुल। जी। ये किताबें वो किताबें थीं जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की लिखी हुई थी, जिन्हें वो लोग नहीं पढ़ सकते थे जो ग्रीक नहीं जानते थे। यानी पूरे वेस्टर्न यूरोप में जहाँ लैटिन बोली जाती थी, वहाँ इन किताबों का नॉलेज किसी को नहीं था। ये जानबूझ के किया गया था? नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं था। अच्छा। उनकी जुबान ही नहीं थी। हाँ। तो लैटिन क्रिसेंडम में लैटिन थी जुबान स्कॉलरशिप की। जैसे हम कह रहे हैं ना कि फारसी जुबान थी पहले हिंदुस्तान में या सेंट्रल एशिया, ईरान में, अरबिक थी बगदाद में, उसी तरह वहाँ की जुबान लैटिन थी। ग्रीक नॉलेज लॉस्ट हो गया था उनके लिए। तो ये सब ट्रांसलेट होना शुरू हुए अरबी में, यानी अरिस्टोटल की राइटिंग या अरस्तु जिसे कहते थे, प्लेटो की राइटिंग यानी अफलातून, प्लेटो को अफलातून कहते थे, अफलातून की राइटिंग। ठंडी होगी। अपने यहाँ तो अफलातून उसको कहते हैं ना, बड़ा क्यूरियस बच्चा जो होता है। उसी से आया है अफलातून लफ्ज, उसी से आया है कि प्लेटो से ज्यादा क्यूरियस कौन होगा। ठीक बात। और मेडिसिन, गैलन की किताबें जिसको जालिनूस कहते हैं। अभी भी आपने सुना होगा हकीम जालिनूस, दवा दारू। गैलन जो कि जिसकी ट्रिटाइजेस हैं मेडिसिन के ऊपर। फिलोसोफर्स, इनकी किताबें अरबी में जब ट्रांसलेट हो गई तो वहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको एक नई दुनिया उनके सामने थी। अब आप सोच सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल नज़रों से ओझल थी, उससे उनके अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और कई चीज़ें निकल के आई, जिसमें एक चीज़ जो सबसे दिलचस्प है, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो है लॉजिकल थिंकिंग। यानी ट्रेडिशन को न मान करके इंटेलेक्ट को मानना। और
ट्रेडिशन और इंटेलेक्ट में हमेशा एक तरह की जंग चलती रहती अभी भी चल रही है। चल रही है, जिसमें ज़्यादातर जीत ट्रेडिशन की होती। वो पुराना है। हाँ, लेकिन असली जीत, इंसानियत की असली जीत हम्म, तभी है जब इंटेलेक्ट की जीत। हम्म, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे हम्म, तब तक तरक्की नहीं करेंगे, पिछड़े ही हुए रहेंगे। हम्म, जब ट्रेडिशन को जितना फॉलो करेंगे हम्म, हम अपने आप को अच्छे से अच्छा समझते रहेंगे। इसलिए कि ट्रेडिशन यही सिखाता है कि तुम्हारा अच्छा होना इसी से साबित होता है कि तुम कैसे अपने संस्कारों को फॉलो करते रहते और उनको क्वेश्चन नहीं करते। इंटेलेक्ट क्या सिखाता है? क्वेश्चन कर। तो पहली बार मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये चीज़ पैदा हुई हम्म, ऑर्गेनाइज तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सोचता नहीं था, या ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे जो सवाल उठाते थे कि ऐसा क्यों है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक इल्म डेवलप्ड हुआ जिसको इल्मुल कलाम बोलते हैं, हम्म, जो एक ऐसा तरीक़ा था जिसके ज़रिए आप बातचीत करके, डायलॉग करके, बहस मुबाहसा करके, डिबेट करके मसलों का हल या सवालों के जवाब निकाल सकते। ये एक नया डेवलपमेंट था, कलाम जिसे कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कई तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, डॉगमेटिक थियोलॉजी भी कहा गया है, इसलिए कि ज़्यादातर लोग थियोलॉजियंस थे जो ये आपस में बहस कर रहे थे। लेकिन थियोलॉजियंस में भी दो खेमे थे। एक उनका था जो ट्रेडिशंस फॉलो करते थे और क्वेश्चन नहीं करते थे, और एक उनका था जो क्वेश्चन करते। तो वो सर वो जो फलसफी वाला वो जो शायरी है वो उसी की है ना, कि फलसफी को खुदा मिलता नहीं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मार्फत खालिक की आलम में बहुत दुश्वार है, शहर तन में जबकि खुद अपना पता मिलता नहीं। ये एंटी फिलॉसफी शेर है। हाँ जी, हाँ, हकीकत की बात करता है। ये कहता है कि दिमाग मत लगाओ। ये जो शेर है बहुत ही अच्छा शेर है, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसे फॉलो करिए। आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कहता है कि आप कितनी भी लॉजिकल थिंकिंग कर लीजिए, हाँ, आप नहीं समझ सकते सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। हमारा ये मानना है कि जब तक आप बहस नहीं करेंगे और इंटेलेक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स नहीं समझ सकते। नहीं, आखिरी लाइन तो बहुत ही अच्छी है कि शहर का गाइड बना हुआ खुद का पता मिलता नहीं। हाँ, शहर तन में जबकि खुद अपना पता मिलता नहीं। तो ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इस्लाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है जो इस बात में यकीन रखते हैं कि दुनिया प्रोग्रेस तभी करती है जब आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल अच्छा से अच्छा करते हैं। सर हिंदुस्तान में कब हुआ ये सिनारियो, ऐसा पैराडाइम शिफ्ट या ऐसा सडन चेंज कि सब कुछ एकदम से कुछ मूवमेंट जैसा कुछ इंटेलेक्चुअलिटी में, ये कब हुआ? क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज के आने के बाद हुआ, या मेडिवल में कहीं पे हुआ, या इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में कहीं, कहाँ पे हुआ ये सिनारियो, ये बगदाद वाला सिनारियो? बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से हिंदुस्तान में आई, नई टेक्नोलॉजी आई, पेपर ही आया। पेपर हिंदुस्तान में नहीं था, अच्छा। पेपर इंपोर्ट होता था और महंगा था। हमारे यहाँ जो लिखने की विधि थी उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। छाल पे लिखते थे, पाम लीफ पे लिखते थे, कपड़े पे लिखते थे, लेकिन पेपर नहीं था। पेपर पहली बार 13वीं शताब्दी में इंडिया में आया, मैन्युफैक्चर होने लगा। मतलब आने का मतलब ये है कि यहाँ प्रोड्यूस होने लगा। दिल्ली के बारे में है कि यहाँ फैक्ट्री लगी थी पेपर की, अच्छा। और 14वीं सदी तक पेपर बनना शुरू हो गया। अब आप सोचिए कि पेपर
का पॉपुलर यूज़ होना कितना कुछ जुड़ा हुआ है लिटरेचर, नॉलेज, एजुकेशन और सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत कुछ जो लिखा गया उस वक्त वो इसलिए भी लिखा गया कि हम आसानी से पेपर पे लिख सकते थे। जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस आए हिंदुस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे जो बगदाद में या इस्लामिक वर्ल्ड में जिन्होंने अपना मुकाम बनाया था। वो ट्रेडिशंस आए ज़्यादातर जो ऑर्थोडॉक्स थे। हेट्रोडॉक्सी यानी ऑर्थोडॉक्सी से हट करके सोचना और क्वेश्चन करना चीज़ों को और रीज़न को अप्लाई करना, इंक्लूडिंग रिलीजन के इश्यूज़ पे। हम जिंदगी में तो रीज़न को अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या मज़हब में या दूसरी चीज़ों में, अपने पास्ट को समझने में ये चीज़ बहुत डेवलप नहीं हो पाई। और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। कुछ हद तक अकबर के ज़माने में ये डेवलप हुई, इसलिए कि अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने रीज़न को प्रमोट करने की बाज़ाब्ता कोशिश की। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि क्या कोई ऐसा राजा है जिसने एक बना लिया है अपना एजेंडा कि मुझे रीज़न को प्रमोट करना है, जिस हद तक मैं कर सकता हूँ। रीज़न कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे आप घोल के पिला दें लोगों में, तब तो वो बहुत आसानी से फैल सकता है। लेकिन उसने कई तरीके से कोशिश की जो उस वक्त के लिहाज से हो सकती थी, कारामद हो सकती थी। तो वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप कह सकते हैं कि रीज़न, इंटेलेक्ट, फ्री थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक स्कॉलर था अकबर के दरबार में जो एक सीक्रेट हिस्ट्री लिख रहा था। अरे वाह। जिसकी खबर किसी को नहीं थी, बादशाह को नहीं थी, बादशाह के दरबारियों को नहीं थी, इंटेलेक्चुअल्स में किसी को नहीं थी। वो खामोशी से लिख रहा था कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, और वो खुश नहीं था। वो लिखता है कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क हो गया है कि यहाँ हर आदमी को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने मज़हब को हर तरह से बयान कर सकता है और उस पर अमल कर सकता है। उसको ताज्जुब हो रहा है इस बात। कभी कभी मैं कहता हूँ ऐसा लगता है जैसे JNU है ये। किसी ज़माने में JNU ऐसा था